आज हम लोग यूपी स्पेशल का छठवां क्लास पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर 5 क्लास हम लोगों को कंप्लीट हो गया है और उतने में हम लोगों ने जो 1 से लेकर 5 क्लास कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता तक के अध्ययन को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये आद्य ऐतिहासिक काल हमने पढ़ लिया है। इसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं जिसमें वैदिक काल से प्रारंभ होता है। तो आज हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चित्रित धूसर मृदभांड, गैरिक मृदभांड और ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लिया है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ये वैदिक काल। तो वैदिक काल का विस्तार, वैदिक काल की जानकारी, वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है आज हम लोग वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। तो जो वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है हमें वेदों से मिलती है, वेदों से जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी जो वैदिक काल की है हमें वेदों से मिलती है। इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो वेद है। अब इसके अलावा वैदिक साहित्य का हम लोग अध्ययन करते हैं जब ये वैदिक काल भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वैदिक साहित्य एक लेसन लेके, एक टॉपिक लेके इसका अध्ययन करते हैं और इसमें देखते हैं कि वेद है, उपनिषद है, आर्यायक, वेद, उपवेद, आर्यायक, उपनिषद और ये सारे चीजें जो हैं और इन सारी चीजों में क्या क्या लिखा हुआ है, वेद में कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे अध्ययन करते हैं। और जिसका अध्ययन, इतनी सारी चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं वहाँ पे वो सारी चीजें ये वैदिक काल के स्रोत के रूप में ली जाती हैं। तो यहाँ पे उन सब चीजों का अध्ययन नहीं करना है क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में लगभग एक साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिलता है 900 ईसा पूर्व का। 900 ईसा पूर्व का यहां से लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोहे का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है तरंजी खेड़ा से। तो वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। और वैदिक काल का जो डेट है, वैदिक काल का डेट इसमें से अगर देखा जाए तो इस पेज, यहाँ पे नया पेज लेते हैं। वैदिक काल जो है ना, वैदिक काल, इसका जो टाइम बताया गया है वो बताया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वो बताया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम बताया गया है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम बताया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कभी कभी 900 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। और जो ये है, ये 1000 से, उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से, यहाँ 1000 से 600 ईसा
पूर्व तक इसका टाइम बताया गया है। और इसी के बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से जो द्वितीय नगरी क्रांति प्रारंभ हो जाती है, द्वितीय नगरी क्रांति। इसी को हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानते हैं, महाजनपद काल। इसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। ये था जो वैदिक काल है, वैदिक काल का डेट, टाइम पीरियड, ये कितने से कितने समय तक विद्यमान रहा। तो अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अब हमने देखा कि यहाँ से लोहे का साक्ष्य हमें प्राप्त हो चुका है। तो लोहे के साक्ष्य ने इसको गति प्रदान किया, जो इसके विस्तार को और तेज किया। लोहे की खोज ने, लोहे की खोज से, लोहे की खोज ने, लोहे की खोज से हुआ क्या कि इसको गति मिली, गति मिली, इसके विकास को गति मिला, इसके विकास को गति मिली। लोहे की खोज से पहली बात तो ये जंगलों की कटाई आसानी से और तेजी से हुई। इससे क्या हुआ कि जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई जो हुआ आसान हो गया। और जो दूसरी बात है यहाँ पे, अगर, और जो दूसरी बात थी यहाँ पे, कृषि कार्य, कृषि कार्य भी, कृषि कार्य में भी उपयोगी सिद्ध हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ। ये इतनी बातें थी। लोहे की खोज ने इसको गति प्रदान किया। और गति कैसे मिली कि ये जंगलों को काट काट के कृषि योग्य जमीन बनाते थे, रहने योग्य जमीन बनाते थे, इसमें लोहे का उपयोग बढ़ चढ़ के हुआ। और दूसरी बात ये कि लोहे के जो हल से लोहे का जो फाल बनाया गया, उसमें उससे जो जुताई हुई, तो जुताई होने के दौरान जमीन में काफी अंदर तक जुताई हुआ, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो इस प्रकार से दो ऐसे कारण थे जिससे इसका, इनके विकास में तेजी आई। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल में हुई, जिस काल में आर्य नाम से भी, इस काल को आर्य नाम से भी जाना था। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता मूलतः आर्यों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? ये मूलतः आर्यों की सभ्यता थी। ये किसकी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता जो थी वो मूलतः आर्यों की सभ्यता थी। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा ही जाता है, ये हमने देखा है कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर इतनी बात हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, ये क्या टच हो गया? तो देखिए कैसे लिखते हैं कि लोहा का उपयोग शुरू होने से, लोहा का उपयोग शुरू होने से इस काल को, इस काल में विकास को, इस काल में विकास को, विकास को गति मिली। अब गति कैसे मिली? क्योंकि लोहे से जंगल को काट कर
कृषि योग्य भूमि बनाना आसान हुआ और अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षाकृत कम समय भी लगता, जिससे अन्य काम करने के लिए भी अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय बचने लगा, पर्याप्त समय में बचत हुई। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कृषि करने के दौरान जुताई, गुड़ाई, कटाई आदि में लोहे के प्रयोग से कृषि कार्य सुगम हुआ या आसान हुआ। इतनी बातें हैं लोहे की खोज से। इस जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल खासकर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, क्योंकि 900 ईसा पूर्व हमें यहाँ से लोहे का साक्ष्य मिलता है, 900 ईसा पूर्व। और वैदिक काल उत्तर वैदिक काल शुरू होता है 1000 से 500 तक। तो हो सकता है उससे पहले भी खोज हुआ हो, लेकिन हमें उसका साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त जो हुआ है वो 900 ईसा पूर्व का प्राप्त होता है। तो अगर उत्तर वैदिक काल की भी बात करें तो संपूर्ण वैदिक काल में ही उत्तर वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल के विकास में लोहे का योगदान बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, ये बात हमने देख लिया है। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो जो दूसरी बात लिखेंगे, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है वो वैदिक काल ही है, और जो दूसरा है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसका जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये इतनी बातें हैं वैदिक काल के बारे में। अब जो आगे हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ये बात हमने देखा था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें ऋग्वेद
ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या हमें ऋग्वेद से ही नहीं, ऋग्वेद और साथ ही अन्य वेदों से, अन्य वेदों और वैदिक साहित्यों से मिलता है, वैदिक साहित्यों से मिलता है। इतनी बात हो गई। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें ऋग्वेद और साथ ही अन्य वेदों और वैदिक साहित्यों से मिलता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे, इसके प्रवर्तक आर्य थे। अब आर्य कौन थे, कहां से आए थे, और जो इनके विदेशी उद्भव का मत है, जो देशी उद्भव का मत है, किसने किस प्रकार का मत दिया है कि ये आए कहां से हैं, तो यूरोप से आए हैं कि मंगोलिया से आए हैं कि भारत में ही इनका उद्भव हुआ है, तो इन सभी विचारों का अध्ययन यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो भारतीय इतिहास में होता है। जिसका निवास गंगा घाटी के ऊपरी मैदान, गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र में अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था, तो ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। 7 नदियों का क्षेत्र था जहाँ पे ये निवास करते थे, इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश भी इसे कहा जाता है। जिस क्षेत्र में ये लोग रहते थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। ये लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता था, क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंधु सिंधु की 7 सहायक नदियां बहती थी। अब क्यों इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि सिंधु के अलावा, सिंधु सहित यहाँ पे 7 जो नदियां हैं यहाँ पे बहने वाली सिंधु की सहायक नदियां, 6 सिंधु की सहायक नदियां और 7 ये 7वां सिंधु नदी, तो ये 7 नदियों की का जो जाल था इसकी वजह से इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो ये नदियां थी, ये नदियां कौन कौन थी, तो ये नदियां निम्नलिखित थी। ये इस प्रकार से थी: सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, जिसको वर्तमान में सतलज कहा जाता है, सतलज, ये सतलज नदी ही है जो ऋग्वेद में इसे शतुद्री कहा गया। इसके बाद पुरुषड़ी, जिसे रावी कहा जाता है, पुरुषड़ी, इसे रावी कहा जाता है। और इसके अलावा जो नदी है वो विपाशा है, जिसको आधुनिक समय में व्यास कहा जाता है, विपाशा।
इसे क्या कहा जाता है? इसे व्यास नदी कहा जाता है वर्तमान में। इसके बाद अस्किनी, जिसे चेनाब कहा जाता है, अस्किनी, ये वर्तमान में जो चेनाब नदी है, चेनाब ये है। अस्किनी के अलावा वितस्ता, जिसे झेलम कहा जाता है, वितस्ता, इसे झेलम कहा जाता है। इतनी नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नदियों का ये जाल था, ये क्षेत्र था, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, द्वाब, हिमालय और हिमांचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर दिया। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पंचाल और काशी जैसे राज्य शामिल होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आर्य थे, उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज हुआ, उत्तर वैदिक काल की बात करें, जब यहाँ पे लोहे का खोज हुआ, हमने कहा कि 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये उत्तर वैदिक काल का ही टाइम है। तो यहां से जब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? लोहे का खोज होता है, लोहे की खोज। तो लोहे की खोज से क्या होता है कि इसका विस्तार पंजाब से आगे बढ़ के इसका विस्तार होता है। विस्तार कैसे होगा? वैसे ही जंगलों की कटाई होगी और इसका विस्तार होगा। लोहे की खोज से इसका विस्तार जो है, विस्तार कहां तक बढ़ेगा? इसका विस्तार बढ़ेगा पंजाब तक, पंजाब। इसके अलावा पंजाब के अलावा गंगा, यमुना, दोआब, गंगा, यमुना, दोआब, गंगा, यमुना, दोआब। इसके बाद अगर हिमालय, इसके बाद विंध्याचल, हिमालय, हिमालय के बाद विंध्याचल, विंध्याचल, यही जो है विंध्याचल वाला क्षेत्र, यही यूपी के आसपास इन्हीं क्षेत्रों में, विंध्याचल क्षेत्र में भी ही अगर इसके विस्तार की बात करें तो समझ लीजिए कि यूपी में इसके विस्तार की बात हो रही है। हालांकि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, लेकिन विंध्याचल जो ये है पर्वत है, ये जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में हुआ है? तो जो इसे अगर देखा जाए तो जो इतना विस्तार है, ये इतना, ये विस्तार जो है ना, ये पंजाब, गंगा, यमुना, दोआब, हिमालय और विंध्याचल का जो विस्तार है वैदिक काल के लोगों द्वारा या आर्यों द्वारा, तो उसे मध्य देश कहा गया। इतने क्षेत्रों को मध्य देश कहा गया। क्या कहा गया? मध्य देश। इतनी बातें ध्यान रखने योग्य हैं कि पंजाब, गंगा यमुना का दोआब जो है, हिमालय और विंध्याचल देश क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, जहां तक इनका विकास हुआ, जहां तक ये फैले, इनका विस्तार हुआ, उसको मध्य देश के नाम से जाना गया। इसमें वर्तमान का उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान का अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें मध्य देश में, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश
का उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन सा क्षेत्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी जो कुरु, पंचाल और काशी जैसे जो राज्य हैं, कुरु, पंचाल और ये काशी वाराणसी वाला जो क्षेत्र है, काशी, इन सब क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ। अब इसका जो आधुनिक स्वरूप है, जो इनका आधुनिक स्वरूप है कुरु, पंचाल और काशी का, इसके बारे में अगर हम लोग देखें, कहाँ गया तीर इसका, जहां घूम रहा है, ये भी चला गया। ये वाला क्षेत्र जो है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो जो कुरु है, कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। जो ये कुरु है, अगर कुरु की बात करें हम लोग, कुरु, तो इसका विस्तार मेरठ, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा तक है। हरियाणा, तो हमें देखना क्या है, ये मेरठ वाला क्षेत्र, ये यूपी में है। और थोड़ा बहुत ये दिल्ली के बारे में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी आसपास का ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी क्या थी, अंश दीवत। तो ये हमें यहाँ पे कुरु की राजधानी क्या थी, अंश दिवस। ये काफी जो इम्पोर्टेंट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको देख लेते हैं। अंश दिवस इसकी क्या थी, इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी अंश दिवस थी। इस जिसकी पहचान जो है हस्तिनापुर के रूप में की जाती है। इसकी पहचान, अंश दिवस को क्या कहा जाता है, अंश दिवस वर्तमान का हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर, जो वर्तमान में हस्तिनापुर है, उसी को अंश दिवस कहा गया। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जो थे उद्दालक, और इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। हस्तिनापुर के जो राजा थे, हस्तिनापुर के राजा कौन थे, हस्तिनापुर के जो राजा थे, हस्तिनापुर का राजा का जो नाम मिलता है उद्दालक आरूढ़ी। जो प्रमुख राजा थे उद्दालक, उद्दालक आरूढ़ी। उद्दालक आरूढ़ी का जो हमें उल्लेख मिलता है, जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है, छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ के राजा उद्दालक थे। कहाँ के, ये हैं हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के राजा उद्दालक थे, इसकी जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। लेकिन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर उस समय में जो वैदिक, उत्तर वैदिक काल है या वैदिक काल है, वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था ये अंशदीव नाम से। अंशदीव कौन सा क्षेत्र था, तो अंशदीव क्या था, अंशदीव थी राजधानी, किसकी राजधानी थी, ये कुरु की राजधानी थी। ये कुरु वाला क्षेत्र कहाँ तक फैला है, ये मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के आसपास तक ये क्षेत्र फैले हुए हैं। तो इतनी बातें इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें,
तो कुरु राज्य का विस्तार इसमें क्या है कि जो मध्य देश है, मध्य देश में कुरु, पंचाल और काशी जैसे राज्य शामिल थे। यहां से प्रारंभ से लिखते हैं, आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, द्वाब, हिमालय, विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर दिया। तो आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में अपना विस्तार कहां कर लिया? अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़कर पंजाब से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, द्वाब, गंगा, यमुना, द्वाब, हिमालय, इनका विस्तार हुआ गंगा, यमुना, द्वाब, हिमालय और विंध्याचल विंध्याचल जैसे पर्वतीय क्षेत्र में, इनका विस्तार विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेश तक हुआ। इनका विस्तार इन क्षेत्रों तक हुआ। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में इन क्षेत्रों को मध्य देश कहा गया। वेदों में या वैदिक साहित्य में इन क्षेत्रों को मध्य देश कहा गया। मध्य देश कहा गया है। इन क्षेत्रों को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, इसमें वर्तमान की बात करें अगर, तो वर्तमान का उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का कुरु, पंचाल और काशी जैसे राज्य शामिल हैं। प्रदेश का कुरु, पंचाल व काशी जैसे राज्य या क्षेत्र शामिल थे। यूपी का ये क्षेत्र है, ये अन्य क्षेत्र तो इसमें शामिल ही थे। जो मध्य देश है, मध्य देश में अन्य क्षेत्र भी शामिल थे, लेकिन यूपी का जो क्षेत्र शामिल था वो था कुरु, पंचाल और काशी। तो क्या था इसमें? जो मध्य देश है, मध्य देश में बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे, बहुत सारे एरिया जिसमें शामिल थे मध्य देश में। लेकिन हम चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, तो यूपी के कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे ये बात देखना हमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुरु क्षेत्र शामिल था, पंचाल का क्षेत्र शामिल था, इसके अलावा काशी वाला क्षेत्र शामिल था इसमें। तो आगे अगर बात करें तो जो इन क्षेत्रों का जो कुरु, पंचाल, काशी जैसे क्षेत्र हैं, इनका वर्तमान झलक क्या है? तो कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। इस बात को अभी हमने समझा है, जो कुरु राज्य का विस्तार है। पेज यहां पे खत्म हो गया, तो इसलिए
अब साइड में चलते हैं। इसके बाद अगर जो अगली बात देखें तो जो कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। कुरु राज्य का विस्तार, कुरु राज्य का विस्तार कहां तक था? मेरठ, दिल्ली और हरियाणा तक था। मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। हरियाणा तक था। तो कुरु राज्य का विस्तार यहां था। तो इसकी राजधानी जो थी, कुरु की राजधानी अंशदीव थी, अंशदीवत थी। कुरु राज्य की राजधानी, कुरु राज्य की राजधानी जो थी अंशदीवत, अंशदीवत थी, जिसका पहचान वर्तमान हस्तिनापुर के रूप में किया जाता है। जिसका पहचान वर्तमान हस्तिनापुर के रूप में, हस्तिनापुर के रूप में किया जाता है, किया जाता है। तो जो वर्तमान का हस्तिनापुर है वही अंशदीवत थी, जो कि कुरु की राजधानी थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा उद्दालक आरूढ़ी का साक्ष्य मिलता है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध राजा उद्दालक आरूढ़ी थे, आरूढ़ी थे, जिनकी जानकारी, जिनकी जानकारी, जिनकी जानकारी हमें छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। उपनिषद से मिलती है। एक राजा है, एक राजा है छांदोग्य उपनिषद, ये नहीं, ये का है उद्दालक आरूढ़ी। उद्दालक आरूढ़ी का साक्ष्य हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। और ये राज्य कहाँ, ये राजा कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे कुरु के राजा थे। कुरु, ये जो कुरु बात हो रही है ना, ये महाजनपद काल के समय का जो कुरु है उसकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है वैदिक और उत्तर वैदिक काल के कुरु की। उत्तर वैदिक काल में जो कुरु था वो कुरु, उस कुरु की बात हो रही है। उस कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। और इस कुरु के जो शासक थे वैदिक काल में, वो उद्दालक आरूढ़ी थे। तो इनका जो साक्ष्य मिलता है, इनका साक्ष्य छांदोग्य उपनिषद से किससे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद पंचाल की बात करें तो पंचाल राज्य जो है वर्तमान कानपुर के वाराणसी के मध्य गंगा मैदान में फैला हुआ है। कानपुर से वाराणसी तक जो पांचाल्य है, अगर पांचाल की बात करें, पांचाल का वर्तमान विस्तार, पांचाल का वर्तमान विस्तार कहाँ है? तो इसका जो वर्तमान विस्तार है वाराणसी से लेके, कानपुर से लेके वाराणसी के बीच है। कानपुर से वाराणसी के, कानपुर से कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा मैदान तक
मैदान तक था। जो पंचाल है, पंचाल का वर्तमान विस्तार की अगर बात करें तो कानपुर से वाराणसी का जो मध्य गंगा मैदान था वहां तक था। वर्तमान बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद में ये क्षेत्र शामिल है। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र शामिल है इसमें? वर्तमान के निम्न निम्न क्या निम्न क्षेत्र वर्तमान के निम्न निम्न वर्तमान के निम्न क्षेत्र इसमें किसमें? पंचाल में शामिल थे। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? ये बदायूं है, बरेली है और फर्रुखाबाद। बदायूं बरेली ये सभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बरेली और फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद ये क्षेत्र इसमें पंचाल में शामिल थे। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। इसकी राजधानी जो थी किसकी? पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसकी पहचान वर्तमान के फर्रुखाबाद से वर्तमान के फर्रुखाबाद से की जाती है। इसका पहचान वर्तमान के फर्रुखाबाद से की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महासभा कथा का वाचन किया गया। ये जो महत्वपूर्ण लाइन नहीं देखने को मिल रही है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा प्रवाहड़ जवाली था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा कौन सा था? प्रवाहड़ जावाली था। प्रवाहड़ जावाली था। इस काल में प्रवाहड़ जावाली यहाँ का राजा था जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये काफी ज्ञानी था ऐसा माना जाता है, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। प्रवाहड़ जावाली था जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये कहाँ का राजा था? पांचाल का। काशी का वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित थी। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था। तीनों क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिल गई। ये काशी जो है, काशी वर्तमान के वाराणसी क्षेत्र में शामिल था। काशी की बात करें काशी वर्तमान का वर्तमान का वाराणसी क्षेत्र शामिल था जिसका उत्तर वैदिक
वैदिक काल में राजा था, जो राजा था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु। ये हो गई बातें, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसके बाद जो वैदिक काल की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल की संस्कृति पर हुआ है। जो उत्तर वैदिक आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, ये बात हमने कर ली है, जो कि उत्तर प्रदेश, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में था, जो कि सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक विस्तृत था। इसमें कुरु पंचाल जैसे विशाल महाजनपद भी अवस्थित थे। यहाँ पे ये बातें हो गई हमारी। इसके बाद आर्यों ने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई, जिसे धीरे धीरे आर्यों ने पूर्व दिशा में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा का एक सुंदर व्याख्यान मिलता है। जो वैदिक काल के विस्तार, जो उत्तर वैदिक काल का विस्तार है, उत्तर वैदिक काल के विस्तार के संबंध में उत्तर वैदिक काल के विस्तार के संबंध में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव, जो विदेह माधव है, विदेह माधव कथा का एक सुंदर, विदेह माधव कथा का एक सुंदर व्याख्यान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि विदेह माधव के द्वारा ही उत्तर वैदिक काल का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। ये जो विदेह माधव है, विदेह माधव के द्वारा ही इसका विस्तार, जो उत्तर वैदिक काल का विस्तार इन क्षेत्रों तक हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी यमुना गंगा की चर्चा की गई है, जिसमें मध्य देश में आर्य सभ्यता के विस्तार का साक्ष्य पुष्ट होता है। उत्तर वैदिक के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का, जो ये कहा गया तीर, उत्तर वैदिक के अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंत में उत्तर प्रदेश में ही उत्तर वैदिक काल के अंत में उत्तर प्रदेश में ही 2 महाकाव्यों का क्या हुआ, 2 महाकाव्य रचे गए। 2 महाकाव्य रचे गए। ये महाकाव्य कौन कौन से हैं? ये महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। महाभारत, तो रामायण और महाभारत का जो रचना हुआ, जो ये इसका विकास हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो इसका विकास हुआ उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल के अंत में। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसकी रचना किसने की?
महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि द्वारा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। रामायण कथा कौशल राज्य की इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। इतनी बातें हो गई वैदिक काल के बारे में। टाइम क्या हुआ हम लोगों का? एक मिनट, दस मिनट का समय और हम लोगों के पास बचा है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अब इसके बाद ऐतिहासिक काल जो अब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब 600 ईसा पूर्व के बाद के इतिहास को, या जिस इतिहास का स्टार्टिंग 600 ईसा पूर्व से होता है, उसके इतिहास की बात करें हम लोग तो किसकी बात करेंगे? तो वही आता है महाजनपद काल। ये ले लिए हम लोग नया पेज और आते हैं, देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? महाजनपद। महाजनपद काल का प्रारंभ जो होता है 600 ईसा पूर्व। महाजनपद काल को क्या कहा जाता है? महाजनपद काल को ही कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस नाम से भी इसको पढ़ा जाता है। द्वितीय नगरी क्रांति, द्वितीय नगरी क्रांति से भी इसको जाना जाता है और महाजनपद काल के नाम से तो जाना ही जाता है। महाजनपद काल की बात करें तो वैदिक काल के बाद सारे समूचे आर्यावर्त के महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद की बात, महाजनपदों में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से इसका मिलता है साक्ष्य। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ। और ये है जैन ग्रंथ। तो 16 महाजनपदों का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो प्रमाण हमको देखने को मिलता है वो इन्हीं ग्रंथों में खास कर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों से ढेर सारे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 ही नहीं बल्कि अन्य 16 से अधिक महाजनपदों का उल्लेख हमें अन्य ग्रंथों से देखने को मिलता है। और इन महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो 8 महाजनपदों की चर्चा हमें होनी है यहाँ पे, क्योंकि 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनमें से कितने महाजनपद? 8 महाजनपद। 8 महाजनपद यूपी में थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इन्हीं 8 महाजनपदों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। यह महाजनपद, इनकी महाजनपद के बारे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जो स्थित था मल्ल, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु और पंचाल।
तो पहले जो उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद थे उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, स्थित महाजनपद, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? तो 8 महाजनपद थे। 8 महाजनपदों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये थे महाजनपद, और यहाँ पे हो जाएगी इनकी राजधानी। तो पहला जो महाजनपद है वो है मल्ल, और मल्ल की राजधानी क्या है? तो मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या पावा, कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा। और जो दूसरा है वो है काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, वाराणसी, वर्तमान का बनारस। और जो तीसरा है, तीसरा महाजनपद है कोसल है, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, कोशल, यहीं के राजा प्रसेनजीत होते हैं, यहाँ पे श्रावस्ती। 4 नंबर पे जो है वो वत्स है, इसकी राजधानी कौशाम्बी होती है, वत्स, इसकी राजधानी क्या होती है? कौशाम्बी। कौशाम्बी। 5वां जो है वो चेदी है, इसकी सुक्तिमती राजधानी होती है, चेदी, इसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती, सुक्तिमती। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, 6वें नंबर पे है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। और 7वें नंबर पे जो है कुरु है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जबकि हमने एक और देखा था अंशदीवत, अंशदीवत कुरु के बारे में देखा था, तो वो उत्तर वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में कुरु की राजधानी अंशदीवत थी, और महाजनपद काल में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ देखने को मिलती है। 8वां जो है वो पंचाल है, 8वां पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? तो पांचाल की राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र। तो जो पांचाल है, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। तो काम्पिल्य जो राजधानी है वो हमने ऋग्वैदिक काल में भी देखा था, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। ये काम्पिल्य उत्तर वैदिक काल में भी देखा था, काम्पिल्य। और जो एक और राजधानी है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र ऐसे नहीं होगा, अहिच्छत्र होगा, अहिच्छत्र ऐसे होगा। तो इतनी बातें हो गई। जो यहाँ के 8 जनपद थे वो क्या थे? वो एक था ये मल्ल, मल्ल की राजधानी ये थी कुशीनारा या पावा। इसके बाद काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, और पंचाल की राजधानी जो थी काम्पिल्य या अहिच्छत्र।
अब एक एक करके सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। कोसल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर ही था। इसकी राजधानी साप्ती नदी, इसकी राजधानी जो थी इरावती नदी, प्राचीन नाम इसका इरावती नदी था। वर्तमान में जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी थी, राप्ती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती थी। कोसल की राजधानी क्या थी? कोसल की राजधानी श्रावस्ती। ये श्रावस्ती स्थित कहाँ है? तो श्रावस्ती जो है वो आधुनिक राप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो इसका प्राचीन नाम इरावती था। तो यहां पे स्थित है कोसल जनपद की राजधानी। तो हमारा समय देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। तो यहां पे अब हो जाता है हम लोगों का समय कंप्लीट। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। इन सभी एक एक करके 8 महाजनपदों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा होगी। उसके बाद बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश और जैन धर्म के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास लेकर।